सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड जिसका कल एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो आपके कल होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा और तकरीबन 50 से 60% आपका क्वेश्चन पेपर इससे कवर अप हो जाएगा यदि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हिंदी से दिया गया है। हिंदी का यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप पढ़ लेंगे। इसमें दिया गया है विज्ञान प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्ण विकास कर दिया गया है। तो इसको आप पढ़ लेंगे। इसके पढ़ने के बाद में आप इस टाइप का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा जाएगा कि इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? यहाँ पर निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि ये गद्यांश कहना क्या चाह रहा है, इसका मूल कथन क्या है। क्योंकि यदि मैं पढ़ूंगा तो इससे थोड़ा टाइम आपका वेस्ट होगा, तो आपका टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं इसके क्वेश्चनों पर सीधा जाता हूं और आपको बताता हूं इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो किसने दी है? ये प्रेरणा दी है जापान पर गिराए गए अणु बम ने। भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा जापान पर गिराए गए अणु बम ने दी। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति द्वारा कुछ ही क्षण में जापान को पराजित करना विनाशकारी सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एटम बम की अपार शक्ति का प्रमुख अनुभव कैसे हुआ? एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो जापान में हुई विनाशशीलता से। जो जापान में विनाशलीला हुई है उससे ही इसका हमको अनुभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो क्यों बना रहे हैं? ताकि उनको पारस्परिक भय के कारण, उनको एक दूसरे से भय है, इसलिए वो आधुनिक विनाशकारी शस्त्र बना रहे हैं। तो बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र पारस्परिक भय के कारण ही बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि? आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति दोनों ही क्या होगी? नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि है, कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है? गुप्त लिपि का विकास हुआ है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी लिपि में लिखी गई। लिपि से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगला है ब्राह्मी लिपि, ऋग्वेद की लिपि है। ब्राह्मी लिपि किस वेद की लिपि है? तो ऋग्वेद की लिपि है। ऋग्वेद जो है ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछा गया है कि स्वर कौन सा नहीं है। तो स्वर क्या होंगे? स्वर होंगे अ आ ई, छोटी बड़ी छोटा बड़ा ए ऐ स्वर होंगे। तो ये क्या होंगे? स्वर होंगे। तो इनमें से स्वर कौन सा नहीं? अय्य क्या है? स्वर नहीं है। अय्य क्या है? एक व्यंजन है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद आपसे पूछ ले, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? तो तेज यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है। बुद्धिमान मीठा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। बुद्धिमान और मीठा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अर्थात ये किसी के भी गुण को प्रदर्शित
कर रहे हैं, जबकि तेज क्या है, क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह क्या है, क्रिया विशेषण है तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, सहायता। सहायता जब भी हम करेंगे तो उसमें यह नहीं करेंगे कि हमने सहायता ही की है, हमें क्या बोलेंगे, सहायता हमेशा किस चीज़ में प्रयुक्त होता है, एक वचन में प्रयुक्त होता है। जबकि अन्य शब्द क्या है, पुस्तक, पुस्तक, लड़का और पौधे क्या होते हैं, बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे पौधे को पौधों कर सकते हैं, पुस्तक को पुस्तकें कर सकते हैं, लड़का को लड़के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाक्यांश के लिए दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहेंगे, अप्रत्याशित कहेंगे। और जिससे बहुत अधिक आशा की गई उसको क्या कहेंगे, आस्थित कहेंगे। जिससे बहुत अधिक आशा की गई उसको क्या कहेंगे, आस्थित कहेंगे। पृथ्वी के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तीन और पानी वाला स्थान, पृथ्वी के तीन और पानी वाला स्थान क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे उसको। देखिए, पृथ्वी के तीनों और पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। पानी के बीच उथले छोटे स्थान को द्वीप कहते हैं। पानी के बीच उथले छोटे स्थान को क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जबकि पानी के बीच में बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या है, भारत है। महाद्वीप क्या है, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आदि। तथा द्वीप क्या है, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे, अकिंचन बोलेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे, अकिंचन बोलेंगे। जिसको जीता ना जा सके उसको अजय बोलेंगे। जिस पर आक्रमण न किया जा सके उसको अनाक्रांत बोलेंगे। और जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलेंगे, अवैध बोलेंगे। विशिष्ट अवसर पर विशेष लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्वक भाषण को क्या बोलेंगे, अभिभाषण बोलेंगे। यदि दो या दो से अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप को क्या बोलेंगे, संभाषण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक को क्या बोलेंगे, अधोपांत बोलेंगे। आदि से अंत तक यदि कोई होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक शब्द में अधोपांत बोलेंगे। जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत की गई हो, जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत की गई उसको आदि बोलेंगे। दिगंत तथा अंतिम क्या है, दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नीचे दी गई पंक्ति में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उसको क्रम में लगाना है जिससे कि एक पूर्ण वाक्य बन सके। इसमें दिया गया एक राष्ट्र, राष्ट्रीय चेतना की समीक्षा ही लेकर रहने वाले व्यक्ति भौगोलिक सीमा में देश है। तो इसको आप बताना है कि किस प्रकार से हम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, एक भौगोलिक सीमा, एक भौगोलिक सीमा में, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्र की चेतना, एक राष्ट्र की चेतना, इसको देखेंगे आप। ये देखिए, यहाँ पर एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्र की चेतना लेकर रहने वाले व्यक्ति की समीक्षा ही देश है। की समीक्षा ही क्या है, यहाँ पर देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, हे राकेश यहाँ आओ, तो इसमें कौन सा कारक है, राकेश को क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो कौन सा कारक है यहाँ पर, संबोधन कारक है। हे राकेश यहाँ आओ में संबोधन कारक है। कारक पहला होगा कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होगा, ने चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कर्म में को का, करण में से या के द्वारा, संप्रदान में को या के लिए, और अपादान में से या अलग होने का भाव यहाँ पर प्रकट होगा। संबंध कारक में क्या होगा, का, की, के, रारी, रे शब्दों का प्रयोग होगा। अधिकरण में मैं और परे, संबोधन में हे, ए, हो, अरे का प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सीमा किससे डर रही है, यहाँ पर सीमा कुत्ते से डरती है, तो कौन सा कारक होगा यहाँ पर, अपादान कारक होगा। सीमा कुत्ते से डरती है में अपादान कारक है।
भय एवं रक्षा के भाव में अपादान कारक होता है। जहाँ पर भी भय की उत्पत्ति होगी या फिर रक्षा का भाव उत्पन्न होगा, वहाँ पर कौन सा कारक होगा? हमेशा अपादान कारक ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। आपसे वाक्य शुद्धिकरण के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। उसे अनुत्तीर्ण होने की क्या है? आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्प वर्तनी दी गई, सही वर्तनी वाला शब्द पहचाने। जिसकी वर्तनी सही है उसको पहचानना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें पृथ्वी जो है वो वर्तनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऑप्शन नंबर बी सही है, कौतूहल को बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया। कौतूहल वर्तनी को बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेंगे 23 में। 23 में ऑप्शन नंबर बी सही है, रासायनिक को बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर डी सी अष्ट, ऑप्शन नंबर डी अष्ट को बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। अष्टवर्तनी को बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25वां क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यहाँ पर त्रिदोष। त्रिदोष क्या है? यहाँ पर एक शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 26 से 27 तक नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। तो तत्सम तद्भव से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? यहाँ पर तत्सम शब्द है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, तेल को है। तेल क्या है? यहाँ पर एक तत्सम शब्द है, जबकि तिल तेल तद्भव शब्द है। तिल और तेल क्या है? तद्भव शब्द है, लेकिन तेल पर यदि डबल मात्रा लग जाएगी तो तत्सम शब्द हो जाएगा। और गाय गो गे गैया में देशत शब्द क्या है? यहाँ पर गैया है, जबकि तत्सम शब्द क्या है? यहाँ पर गो है। गो क्या है? यहाँ पर तत्सम शब्द है, गैया देशज शब्द है, तथा गाय क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य में कौन सा अशुद्ध भाग है उसका चयन करना है इसको। समय का सदुपयोग का मनुष्य देवता है बन जाता है। तो इसमें अशुद्ध भाग कौन सा है? यहाँ पर समय का नहीं होगा, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है? यहाँ पर अशुद्ध है। दूसरे में भी देख लेंगे अशुद्ध कौन सा है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया। इसमें कौन सा वाक्य में त्रुटि है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही त्रुटि है, तुमने नहीं होता है, उसने अपनी स्वेच्छा से कार्य किया। उसने अपनी स्वेच्छा से यह कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। अनेकों ग्रंथ नहीं होगा, यहाँ पर ग्रंथ की जब भी बात होगी तो अनेकों नहीं होने का, अनेक होगा। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे, तो इनके ऑप्शन नंबर सी क्या है? यहाँ पर अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। रंग भाव, तो रंग भाव किस में होगा? ऑप्शन नंबर सी नाट्यगृह। रंग भाव का अर्थ नाट्यगृह है। रंग नाट्य का मंच, स्टेज का अर्थ है रंगमंच। प्रतिघात का मतलब है चोट के बदले चोट। प्रतिघात का अर्थ क्या है? चोट के बदले चोट। या हत्या का अर्थ हाथ से प्राण हरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकालज्ञ में ऑप्शन नंबर डी सी है, सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ को क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। त्रिकाल का अर्थ है तीनों कालों का ज्ञानी, अर्थात सर्वज्ञ, अर्थात जिसको सभी चीज़ों की जानकारी होगी। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर, सवर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो कौन सा अलंकार है इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी व्याख्या देख लेंगे, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर, सवर्ण झनक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस वाक्य में जनु जानो मनु मानो मनहु ज्यों आदि वाचक शब्द आए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिस वाक्य में सासी से सरिस समन
आदिवाचक शब्द आए, उपमा अलंकार होता है। सलेश का अर्थ है चिपका हुआ। जिस वाक्य में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले सलेश अलंकार होता है। एक ही वाक्य क्या अर्थ लिखने अनेक अर्थ निकले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? सलेश अलंकार होगा। एग्जाम्पल देख लेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप उत्पन्न हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय, गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग। तो सभी अलंकार भी यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। किसी भी प्रकार के यदि कोई भी अलंकार आपसे पूछा जाएगा तो इनसे ही एक अलंकार पूछा जाएगा। आपको बता दिया गया अलंकार कैसे पहचाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निस्दिन बरसत नैने हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? तो इसमें कौन सा रस है? यहाँ पर श्रृंगार रस है। निस्दिन बरसत नैन हमारे श्रृंगार रस है। यह वियोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। इसमें प्रेमिका को अपने प्रेमी के विषय में सोचकर उसके नैन से प्रतिदिन आंसू की बरसात हो रही है। जहाँ पर हृदय में उत्साह उत्पन्न हो वहाँ वीर रस होता है। जैसे फहरी ध्वजा, फड़की भुजा, बलिदान की ज्वालामुखी। जहाँ भय उत्पन्न करने वाली वस्तु या दृश्य को देखकर भय की संतुष्टि हो भयानक रस होता है। जैसे उधर गर्जी सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस रस को रस का राजा कहा जाता है? रसराज किसको कहा जाएगा? यहाँ पर श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करें तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उसने भरपेट भोजन किया, गुणवाचक विशेषण। कालवाची, स्थानवाची, आकारवाची, रंगवाची, दशावाची। परिणामवाचक विशेषण माप तोल की वस्तुओं के बारे में, वस्तु के प्रयोग में इसका प्रयोग होता है। जैसे बहुत, सब, सारा, समूचा। तो विशेषण के बारे में भी आपको बता दिया गया। नेक्स्ट है विषम में अस्थायी भाव किस रस में होता है? विषम में अस्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, अद्भुत। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? विषम में है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। रस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा रस है? अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? वैराग्य है। विभत्स्य रस का अस्थायी भाव क्या है? जिगुप्सा अर्थात घृणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होती हैं। वीरस का अस्थायी भाव क्या है? वीरस का अस्थायी भाव उत्साह है। वीरस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह। हास्य रस का हास है। श्रृंगार रस का रति है। रौद्र रस का क्रोध है। तो रस के स्थायी भाव से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। उपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या है? उपकार का विलोम शब्द है अपकार। दूसरे पर किया गया उपकार परोपकार। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार। अनिवार्य। अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? वैकल्पिक या ऐच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तृत। विस्तृत का विलोम शब्द क्या है? विस्तृत का विलोम शब्द है संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम शब्द क्या है? संक्षिप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तृत। विस्तृत का विलोम शब्द है संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम शब्द क्या है? संक्षिप्त है। उधम। उधम का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर
उद्यम का विलोम शब्द है आलस्य। उद्यम का विलोम शब्द क्या है यहाँ पर? आलस्य है। उद्यम का विलोम शब्द आलस्य है। नृप का विलोम शब्द है राजा। नृप राजा का पर्यायवाची, सॉरी, नृप किसका पर्यायवाची है? राजा का। नीरज कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है उन्मुख। उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? प्रमुख। उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? प्रमुख है। सन्मुख विमुख का समानार्थी है। सन्मुख किसका समानार्थी है? विमुख का। नेक्स्ट है दिए गए संधि विच्छेदों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प यहाँ पर कौन सा है? रूपांतरण का संधि विच्छेद कर रखा है इसने। तो रूपांतर का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? रूपांतर का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? रूपांतर का संधि विच्छेद क्या होगा? रूप प्लस अंतरण। क्या होगा? रूप प्लस अंतरण। यहाँ पर कौन सी संधि है? यह एक दीर्घ संधि है। अ प्लस अ इज इक्वल आ, अर्थात हसु या दीर्घ अ छोटी ई छोटा ऊ के बाद क्रमशः हसु या दीर्घ अ छोटी ई छोटा ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? हमेशा बड़ा ही बनेगा। तो कौन सा संधि बन जाएगी यहाँ पर? दीर्घ संधि बन जाएगी। दुरासा। दुरासा का संधि विच्छेद क्या होगा? दुरासा का संधि विच्छेद क्या होगा? दू प्लस आशा होगा। दू प्लस आशा होगा। यह किस प्रकार की संधि है? एक विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजक आने पर विसर्ग में जो विकार आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, विकार आता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी प्लस आहार अर्थात निराहार, दू प्लस आशा अर्थात दुरासा, तप प्लस भूमि अर्थात तपोभूमि, मन प्लस योग अर्थात मनोयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोयोग का संधि विच्छेद करना है। तो मनोयोग में भी कौन सी संधि है? यहाँ पर विसर्ग संधि है। तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस योग होगा। मन प्लस योग होगा। ओ प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या होगा? ओ प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर पावन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पावन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर शब्द का क्या अर्थ है? संकर शब्द किसको कहेंगे? संकर शब्द होगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। दो भाषा अर्थात भाषा दो अलग अलग होनी चाहिए, उनके मेल से जो शब्द बनेगा उसको क्या बोलेंगे? संकर शब्द बोलेंगे। इसे भी आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संकर शब्द से, तत्सम तद्भव से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जो शब्द संस्कृत के मूल रूप हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, संस्कृत के मूल रूप हिंदी में प्रयुक्त किए जाएंगे तो कौन से शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। वे शब्द जो प्राकृतिक पाली अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में प्रचलित हैं, वे शब्द जो प्राकृत पाली अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में प्रचलित, उनको क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे अखाड़ा, ओस, अगहन, आंसू आदि। वे शब्द जो भारतीय आर्य भाषा से भिन्न विदेशी जाति या परिवार से आए हैं उनको क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे। इनमें कौन कौन सी भाषा होगी? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, चीनी और तुर्की आदि भाषाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अज्ञानी का तद्भव शब्द क्या है? अज्ञानी का तद्भव शब्द है अजान। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या है? अजान है, अनजान है। लवण का तद्भव शब्द क्या है? लवण का तद्भव शब्द क्या है? नोन। लवण का तद्भव शब्द क्या है? नोन है या फिर नमक अक्षार समानार्थी शब्द है लवण। लोंग का तत्सम शब्द है। तो लवण का तद्भव शब्द क्या है? नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? यहाँ पर कबीरदास है। इसका थोड़ा सा विस्तृत जान लेंगे। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए के रचनाकार कबीरदास हैं। आदि अंत जसी कथे अहे लिखी भाषा चौपाई, पंक्ति के रचनाकार कौन है? यहाँ पर जयसी हैं। ये भी पूछी जा सकती है, ये पंक्ति भी आपसे हो सकता है उस एग्जाम में पूछी गई हो या फिर कल आपसे एग्जाम में पूछी जाए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पंक्ति के रचनाकार कौन है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पंक्ति के रचनाकार कौन है? यहाँ पर मीराबाई है। गोरख जागियो जोग भक्ति भगायो लोग के रचनाकार कौन है? यहाँ पर तुलसीदास है। तो इनमें से कोई भी पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है कल होने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती?
तो मैथिली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती, जबकि अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों की तीनों बोली यहाँ पर बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः अवधी, ब्रज, खड़ी बोली बोली जाती है, जबकि मैथिली बिहार राज्य के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। तो मैथिली कहाँ की बोली है? बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? कबीरदास जो है भक्ति काल के तो कवि थे, लेकिन किस धारा के कवि थे? संत काव्य धारा के, संत काव्य धारा के। कबीरदास भक्ति काल की संत काव्य धारा के कवि थे। प्रेम काव्य धारा के कवि कौन है? प्रेम काव्य धारा के कवि जायसी हैं। राम काव्य धारा के कवि तुलसीदास हैं। कृष्ण काव्य धारा के कवि रसखान हैं, नरोत्तम दास तथा सूरदास। सूरदास किस काव्य धारा के हैं? कृष्ण काव्य धारा के। तो काव्य धारा से भी आपसे प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यदि पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो प्रेमचंद के द्वारा जयपराजय पुस्तक नहीं लिखी गई है। जयपराजय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उपेंद्र नाथ अशक। उपेंद्र नाथ अशक का क्या है? एक नाटक है। प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सी है? रंगभूमि है, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, गबन गोदान, निर्मला आदि उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? जहाँ से भावों की उत्पत्ति होगी वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है यहाँ पर? मित्रता। मित्रता का भाव ही उत्पन्न होता है, जबकि भारत लड़का पेड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये किस प्रकार की संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी कौन सी प्रकार की? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द क्या है? गरीब से किसका बोध हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है, तो जाति का बोध होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। संज्ञा से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप यहाँ पर सभी संज्ञा यहाँ पर कवर की गई है। यदि आप एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे तो आपका सभी कवर अप हो जाएगा। गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, पूरे छात्र समूह का बोध हो रहा है, चाहे उसमें किसी भी क्लास का छात्र हो। गरीब सभी गरीब समुदाय के लोगों का बोध हो रहा है। अमीर से अमीरों का, व्यापार से व्यापारियों का, जितने भी व्यापारी हैं चाहे वे किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, और अधिकार से अधिकारी से अधिकारी। जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा में संबंधवाचक सर्वनाम है। किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया यहाँ पर? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध हो, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध हो तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। पहचानने की विधि क्या है? यहाँ पर जो होगा या फिर सो होगा। नेक्स्ट है, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। मीरा ने कितना दूध पिया? आधा लीटर। तो किस चीज़ का पता लग रहा है यहाँ से? परिमाणवाचक। तो यहाँ पर किस चीज़ का पता लग रहा है? परिमाण का। न कि ना तो संख्या का पता लग रहा है, ना गुण का, ना सार्वनामिक का। तो यहाँ पर कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है में परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ आधा लीटर माप की वस्तु है, जैसे पौवा, शेर, आधा, बहुत, कुछ आदि शब्द। जबकि गुणवाचक विशेषण में क्या होगा? गुण की व्यवस्था होगी। जैसे शांत होगा, शांत होगा, उचित, अनुचित, भला, बुरा कहेंगे तो सब क्या होगा? यहाँ पर गुण होगा। संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्या होंगी सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। मेधावी। मेधावी का क्या होगा? प्रतिभा। मेधावी का पर्यायवाची क्या होगा? प्रतिभाशाली। मेधावी का पर्यायवाची है प्रतिभाशाली। विज्ञ, प्रज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद आदि किसके पर्यायवाची हैं? यही मेधावी के ही पर्यायवाची। जबकि विद्वान के पर्यायवाची शब्द है विशारद, ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेष आदि। निष्ठावान का पर्यायवाची शब्द क्या है? श्रद्धावान, आस्थावान और विश्वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलनिधि। जलनिधि का पर्यायवाची क्या है? सागर है। जलनिधि का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर सागर है। जलनिधि का पर्यायवाची अर्णव, नदी, सागर, सिंधु, उदती, पारावार, रत्नाकर, अवधि आदि। तालाब का पर्यायवाची शब्द तड़ाग है, पुष्कर है, जलाशय, सरोवर आदि। बादल के पर्यायवाची शब्द मेघ, जलधर, अभ्रक, अभ्र, वारिवाह, घन, नीरद आदि। बारिश का पर्यायवाची शब्द क्या है? वर्षा है, वृष्टि है, पावन है, बरसात है आदि। अमृत के पर्यायवाची देख लेंगे।
अमृत का पर्यायवाची क्या है? पीयूष है। अमृत का पर्यायवाची पीयूष है, अमीय है, सुधा है, सुरभोग है। और अंबु का पर्यायवाची क्या है? जल, नीर, वारी, तोय, सलील। मेघ, मेघ पुष्प। शहद का पर्यायवाची क्या है? मधु है, मकरंद है, पुष्परस है, मौसिक है। नेक्स्ट है मरकट का पर्यायवाची। मरकट का पर्यायवाची क्या है? मरकट का पर्यायवाची बंदर है, कपी है, वानर है, शाखा मर्ग है, हरि है। पुष्प का पर्यायवाची आत्मज है, सूत है, बेटा है, तन्य है, पुत लड़का है। मित्र का पर्यायवाची सखा है, दोस्त है, यारा है, हमदम है, मीत है। पानी का पर्यायवाची अंबु है, जल है, नीर है, सलील है आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विहग। विहग वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? वृक्ष का पर्यायवाची पेड़ है, तारू है, पेड़, तारू, पादप, शाखी, रूख, द्रुमुक, विपट आदि। विहग का पर्यायवाची पक्षी है, खग है, पंछी है, चिड़िया है, परिंदा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 शब्द में उपसर्ग है। 19 सर्ग में उपसर्ग क्या है? उत। उत क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय किस में नहीं है? दुबला में प्रत्यय नहीं है। दुबला शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। गुणवान में वान प्रत्यय है। इकहरा में हरा प्रत्यय है। दूजा में आ प्रत्यय है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द कौन सा है? कमल। कमल क्या है? यहाँ पर रूढ़ शब्द है। जबकि पंकज, जलज योग रूढ़ शब्द है। विद्यालय क्या है? यौगिक शब्द है। आपको बताया गया है सभी योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, यौगिक शब्द कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द कैसे होते हैं। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक हो जाएगा। सप्ताह में यदि एक प्रत्यय लगा देंगे तो साप्ताहिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? अभी है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग अभी है। अभिगमन में भी अभी ही उपसर्ग है। अभ्युदय में भी अभी उपसर्ग है। अपसर्ग से बनने वाले शब्द अचूक, अलग अलग, एमिट, एडिग, ये किस उपसर्ग से बनेंगे? उपसर्ग से बनेंगे। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। आँख का पानी ढलना। आँख का पानी ढलने का मतलब क्या होगा? निर्लज्ज होना। निर्लज्ज होना। आँख का पानी ढलने में मुहावरे का अर्थ है निर्लज्ज होना। थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन होने का मतलब है सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं होगा। सिद्धांतहीन व्यक्ति को क्या बोलेंगे? थाली का बैंगन होना। आपने अक्सर सुना भी होगा। तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलने का क्या मतलब है? कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलने का क्या अर्थ है? कठिन कार्य करना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो इसको देख लेंगे। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ये क्या है? लोकोक्ति है। उस लोकोक्ति का अर्थ है सीमित संसाधनों से बड़े कार्य नहीं किए जा सकते। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, यानी कि जो पात्र नहीं है उसको बड़ी सफलता मिल जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? अंधे के हाथ बटेर लगना। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? बहुवीरी समास है। थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेंगे। समास, बहुवीरी समास किसको बोलते हैं? पंचानन का अर्थ है पंचानन का अर्थ है 5। आनंद अर्थात शंकर या सिंह या बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधान बनाएंगे। बहुवीरी समास कहाँ पर होगा? जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होगा वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुवीरी समास होगा। जैसे लंबोदर हो गया, दशानंद हो गया, चक्रपाणी हो गया। आदि में क्या होगा? चक्रपाणी किसको बोलेंगे? श्री कृष्ण को। दशानंद किसको बोलेंगे? रावण को। लंबोदर किसको बोलेंगे? हम। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है? तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है। तो जहाँ पर भी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा होगा वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुवीरी समास होगा। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद अर्थात लास्ट वाला पद प्रधान होगा, वहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। जैसे माखन चोर। माखन चोर में अंतिम पद क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है। माखन की चोरी करेगा तभी तो माखन चोर होगा। गगन चुम्मी।
रस भरा, पाकिटमार आदि में क्या हो रहा है, अंतिम शब्द प्रधान हो रहा है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो। पहला पद क्या होगा, विशेषण अर्थात विशेषता बताओगा, दूसरा विशेष्य अर्थात संज्ञा होगा। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे महाकवि, महात्मा, परमेश्वर, नीलकमल आदि में क्या होगा, कर्मधारय समास हो गया। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा तथा दूसरा पद संज्ञा होगा, तो वहां पर कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। जैसे त्रिभुज, नवग्रह, पंचवटी, नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा जल में समास का भेद बताइए। गंगा जल में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। गंगा जल, गंगा का जल तत्पुरुष समास है। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जैसे जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे भाई बहन, माता पिता, ऊंचा नीचा। जिस समास का प्रथम पद अवयव, दूसरा पद संज्ञा हो वहां पर अवयवी भाव समास होगा। जैसे आजन्म, प्रतिदिन, प्रति, भरपेट, प्रत्येक, प्रत्याहार आदि कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, अलंकार से संबंधित प्रश्न है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर, यमक अलंकार है। अलंकार के बारे में भी जान लेंगे थोड़ा सा, एक बार तो बताया था, दूसरी बार भी जान लेंगे। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में यमक अलंकार है। यहाँ प्रथम 3 बेर का अर्थ है 3 बार संख्या से, तथा 3 बेर का अर्थ है समय से। यहाँ वाक्य में वर्णों की आवृत्ति कई बार, जहाँ वाक्यों में वर्णों की आवृत्ति कई बार हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरवर, बहुछाल में तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो वहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। जहाँ वाक्य में एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, एक शब्द के अर्थ कई निकलेंगे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, सलेश अलंकार होगा। जहाँ वाक्य में एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां पर सलेश अलंकार होगा। सलेश अर्थात चिपका हुआ। जैसे रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब चून, पानी गए ना उभरे मोती मानुस चून। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। किसका उदाहरण है, सलेश अलंकार का उदाहरण है। बार बार हर बार पूछा गया है ये उदाहरण आपसे। पानी का 3 अर्थ, पानी के यहाँ पर 3 अर्थ है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान तथा चूने के लिए जल, पानी। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर, रूपक अलंकार होता है। तो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है यहाँ पर, यमक अलंकार है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपने पढ़ा होगा, तो आभूषण है। सत्सई शब्द में समास का भेद बताइए। सत्सई शब्द में समास का भेद कौन सा है, यहाँ पर संख्या की बात हो रही है तो द्विगु समास हो गया। अब सामान्य जानकारी के बारे में जान लेंगे। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज किससे संबंधित है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कथक से। किससे संबंधित है बिरजू महाराज, कथक से संबंधित है। और कथकली से कौन संबंधित है, बलतोत्तलम, नारायण मेनन, उदय शंकर। भरतनाट्यम से कौन संबंध है, भरतनाट्यम भी पूछा जा सकता है भाई एक बार। भरतनाट्यम से कौन संबंधित है, यामिनी कृष्ण मानसिंह, सोनल मानसिंह। तो मानसिंह की जहाँ पर भी बात होगी, जहाँ पर भी मान की बात होगी, किससे संबंधित हो जाएंगे, भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे। मणिपुरी से कौन है, शुक्र अमली सिंह, आतंबर सिंह। कथक से कौन संबंधित है, कथक से बिरजू महाराज है, बिंदाजी महाराज है तथा लच्छू महाराज। इनके जहाँ पर भी महाराज की बात हो जाएगी वही किससे संबंधित होगा, वे कथक से संबंधित हो जाएंगे। लेकिन यदि मान की बात होगी तो भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे। आप इसको ऐसा आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता दर किसमें है, यहाँ पर केरल राज्य में है, 94% है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद ने बनाया था तथा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। हमने कल की वीडियो में भी ये डिस्कशन किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय दोनों को डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तो तेल रिफाइनरी के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है, मथुरा। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य के साथ जनवरी 1982 में स्थापित किया गया। यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 6ठी रिफाइनरी है। कौन सी रिफाइनरी है, 6ठी रिफाइनरी है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कौन सी रिफाइनरी है, बस ये पूछा जाएगा कि तेल रिफाइनरी के लिए कौन प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। मुद्रा का क्या तात्पर्य, मुद्रा का तात्पर्य है मूल्य का
मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया? तो किसके आदेश पर मारा गया था? ये मारा गया था जहांगीर के आदेश पर। जहांगीर द्वारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया था। तो ये भी पूछा सकता है कि किसकी सहायता करने पर मृत्युदंड दे दिया गया था? तो खुसरो की सहायता करने पर मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, और 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है और गांधी जी की जयंती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या कितनी है? टोटल 18 पूछा जा सकता है, जिनमें से 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, भागवत पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखी है? ये किसके रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल है। पूछा जा सकता है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी बुक लिखी थी? गीतांजलि। तो ये भी पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी ने कौन सी लिखी थी? हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? दिल्ली में। यह इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। 1993 ईस्वी में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में पूछा जा सकता है। निशात बाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में? चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ऐतिहासिक शहर वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में आरंभ किया गया। तो कब आरंभ किया गया? तो 1961 में। धनराशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को उनके अद्वितीय योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? सभी जानते हैं, लता मंगेशकर को जाना जाता है। भारत कोकिला, भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, सवर कोकिला कहेंगे लता मंगेशकर को, लोहो महिला इंदिरा गांधी, और भारतीय एथलेटिक की गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। श्री वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। श्री बीडी जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद नंबर 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद नंबर 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। वाइबीरियल कोलेरी एक जीवाणु है जो एंट्रोटॉक्सिन कोलेरोटॉक्सिन का उत्पादन करता है, जिसका प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है। इस रोग का लक्षण अधिक दस्त है। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना
लागू है। तो वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? देखिए 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन 2017 से लेकर 2024 तक 13वीं पंचवर्षीय योजना हो गई है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वर्ग से प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है। आपने देखा भी होगा, इस प्रश्न को बार बार पढ़ा होगा, हर बार पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक आईटी कंपनियां हैं। भारत के निर्यात में तकरीबन 33% योगदान किसका है? आईटी क्षेत्र का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। योजना आयोग के स्थान पर भारत में कौन सा आयोग चल रहा है? यहाँ पर योजना आयोग के स्थान पर भारत में नीति आयोग देगा। 15 मार्च 1985 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। यह एक परामर्शदायी एवं संवैधानिक संस्था है जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में लाई गई। तो कब लाया गया? 2015 में लाया गया है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? गोबर गैस में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? यहाँ पर मैथेन का प्रयोग किया जाता है। और मैथेन कितने परसेंट होती है? 75% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। राज्यसभा सदस्य की योग्यता से अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद नंबर 84 है। भारत का नागरिक होना चाहिए कम से कम, और दूसरा उसकी कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कोई ऐसी अन्य अर्हता जो संसद द्वारा मांगी गई हो वो भी होनी जरूरी है। उम्मीदवार को संघ या उस राज्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना भी जरूर है, नहीं तो फिर वो क्या होगा? राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। नेक्स्ट देख लेंगे। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो किस पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाएंगे? उसको गलनांक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना सन 2014 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मुर्गा नहीं है, जबकि आलू, अनाज और दूध से भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलन प्रस्तावित किया गया? तो कहाँ से कहाँ तक किया गया है? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो कितने माप से अधिक ध्वनि को दिया जाता है? 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को क्या कहा जाता है? शोर माप का नाम दिया जाता है। इसको देख लेंगे। साधारण बातचीत में कितने डेसिबल होती है? 30 से 40 डेसिबल होती है। जोर से बात करेंगे तो 50 से 60 डेसिबल होगी। ट्रक और ट्रैक्टर की ध्वनि जो होगी 90 से 100 होगी। सायरन की ध्वनि 110 से 120 होगी। जेट विमान की 140 से 150 होगी। मशीन गन की 170 होगी और मिसाइल की 180 होगी। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को क्या कहा जाता है? शोर का नाम दिया जाता है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज के माध्यम की अक्षमता की इकाई क्या होती है? यहाँ पर बाइट्स होती है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट्स, किलोबाइट्स और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बार बार पूछा जाता है। भी बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए किए जाते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट और 1 KB बराबर 1024 बाइट्स और 1 MB बराबर 1024 KB। यहाँ से पूछा जा सकता है कि 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बार बार पूछा जाता प्रश्न है। तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? किसी भी राज्य की भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? यहाँ पर श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से थी। और भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय
में न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? यहाँ पर चौथा स्थान है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया? भारत रत्न किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचार्य को सर्वप्रथम दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1954 ईस्वी में दिया गया था। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सी नदी पर बना है? महात्मा गांधी सेतु है। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर पश्चिम की दिशा में बना एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक नदी पर बना हुआ पुल है, जिसकी लंबाई 5575 मीटर है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन 1982 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं है? किसका योगदान नहीं है? वर्षा की संख्या का योगदान नहीं है। किसी भी क्षेत्र की अगर जलवायु को जानना है तो वहाँ पर वर्षा की संख्या की कोई योगदान नहीं, जबकि वर्षा का योगदान है, वर्षा की गति का योगदान है और आर्द्रता का भी योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में वनों की अधिक प्रभावी संरक्षण, विकास तथा वनोपज में वैज्ञानिक विद्रोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है जी। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? सिकंदर लोदी से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिकंदर लोदी का कार्यकाल, सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खां था। तो मूल नाम भी पूछा जा सकता है, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। किसकी संतान था? हिंदू माँ की संतान था। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। वह विद्या का पोषक प्रेमी था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। शासनकाल कब तक माने जा रहा है इसको? 1489 से लेकर 1517 तक इसका शासनकाल है। अतीत के चलचित्र लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा की। इंपॉर्टेंट बुक है भाई, बार बार पूछी जाती है। अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखी गई है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? यहाँ पर नई वन रिपोर्ट आई है भाई, उसमें देख लेंगे, इसलिए इसको छोड़ देंगे भी। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? नोएडा में की जा रही है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से लेकर 1964 के बीच हुई। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर देखा गया है। किस पर देखा गया है? गेहूं और चावल पर देखा गया। तो पूछा जा सकता है हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल पर देखा है? तो गेहूं पे देखा गया है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मई 2015 में एक योजना के अंतर्गत बसों की सेवा से संबंधित जानकारी हेतु IVRS प्रणाली द्वारा किस टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है? तो कौन से पर किया जाता है? 149। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह, बार बार पूछा जाता है, ये भी पता भी होगा इसका सभी को। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, जो कि 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा सबसे कम 88 दिन में पूरी कर लेता है। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया? तो कौन से को सम्मानित किया गया? पंडित लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता है? शांति पुरुष कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? यहाँ पर दूसरा स्थान है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत का खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्रफल 47% भारत पर चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में भी द्वितीय स्थान है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का द्वितीय स्थान है। अब देख लेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण।
प्रश्न नंबर 131 से लेकर 132 निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में दिया गया है 7 5 5, तो इसको लिया गया है 40, 8 6 6 को 54, तो 9 7 7 को बताना। देखिए 7 पंजे 35, 7 की मल्टीप्लाई 5, 7 पंजे 35 और 5 कितने हो गए 40, 8 छंग 48 और 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 9 7 63 और 7 कितना हो जाएगा 70, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 8 बराबर 36 और 10 12 60 और 12 13, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। देखिए 9 8 72 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 10 गुणा 12 कर देंगे तो 120 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 60 आ जाएगा। उसी प्रकार 12 मल्टीप्लाई 13 बराबर कितना हो जाएगा 156 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 78, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 20 से 60 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे और जिनके 2 अंकों का कुल योग कितना होगा 9 होगा। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी, यहाँ पर 4 संख्याएं होंगी। कितनी संख्या होंगी 4 संख्या होंगी, इनको आपको करके देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंकों का योग कितना है 6। यदि इस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार नई संख्या और पहली संख्या के बीच अंतर 18 है। यह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी। देखिए पहला मेथड तो ये है यहाँ पर दिया गया है जो, लेकिन दूसरा मेथड अलग है, उसको बताएंगे आप, पहले इस मेथड से देख लेंगे। माना 2 अंकों की संख्या क्या होगी 10x + y होगी, तो अब x + y इनके दोनों के अंकों का योग कितना है 6 हो रहा है। x + y बराबर कितना होगा 6, लेकिन उनका अंतर कितना हो रहा है यहाँ पर ये 18 हो रहा है 10x + y, और यदि अंकों को परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा 10y + x। तो जैसे अंकों को परिवर्तित कर दिया तो क्या बनकर आ जाएगा यहाँ पर 9x - 9y बराबर कितना हो जाएगा 18, और x - y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर के आ जाएगी 4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब समीकरण फर्स्ट में पुट कर लेंगे 10 चौक 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दूसरा शॉर्ट मेथड क्या है, उसने बोला अंकों का अंतर कितना दे रखा है 18, तो 18 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 9, इनके x माइनस की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, और x + y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो दोनों को जोड़ देंगे 9 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये दिया गया ना दोनों का अंतर कितना देगा 18, तो 18 को कितने से डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस के y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 2, और x प्लस के y की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी है 6 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी कितनी। देखिए वहाँ पर 6 आ रहा था और यहाँ पर कितना आ रहा है 18 को 9 से काटने पे 2 आ रहा है। जैसे जहाँ पर भी अंतर दिया गया होगा ना और संख्या आपस में परिवर्तित हो रही होंगी तो वहाँ पर उस संख्या को हम हमेशा 9 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 9 से डिवाइड कर देंगे तो उनका अंतर निकल करके आ जाएगा x माइनस के y का, और x प्लस के y का 6 दे ही रखा है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से 4 आ जाएगा, तो 4 वैल्यू किसकी आ जाएगी x की, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब उसमें पुट कर देंगे 10x प्लस के y, तो x का वैल्यू कितना आया था यहाँ पर 4 आया था, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर 10 चौक 40 और प्लस कितना 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि a का a से x, b का a से भाग c का a से प्लस d का a से माइनस हो तो निम्नलिखित व्यंजनों का मान बताइए। a का a से कितना है गुणा है, तो यहाँ पर देख लेंगे a का a से कितना है गुणा, तो गुणा लिख देंगे a के स्थान पर, c के स्थान पर प्लस लिखेंगे, d के स्थान पर माइनस लिखेंगे। तो इस प्रकार से जैसे हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो इस प्रकार की इक्वेशन यहाँ पर बनकर के आ जाएगी 21 + 3 माइनस का 6 गुणा 8 प्लस का भाग 2। तो सबसे पहले बोडोमॉस का नियम को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अर्थात पहले ब्रैकेट तो कोई है नहीं, और फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 4, फिर उसके बाद गुणा करेंगे 6 चौक 24 बन जाएगा ये, और फिर उसके बाद घटाओ या फिर जोड़, तो 24 21 और 3 कितना हो गया 24, 24 में से 24 गया कितना आ गया 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, बीता हुआ कल है उससे पहले वाला दिन कौन सा शनिवार है, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बुधवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महीने का प्रथम दिन बुधवार है। यदि कार्यालय के केवल दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवारों को छुट्टी के रूप में जाना जाए तो उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी, यानी कि चौथा शनिवार, दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार, तो टोटल छुट्टी कितने दिन की होगी यहाँ पर, टोटल छुट्टी होगी 6 दिन की, और महीना कितने का 30 दिन का, तो 30 में से 6 का कितना बच गया टोटल
24 बच गया, तो 24 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित, इससे भी भाई दो से चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न से। निम्नलिखित आरेख में वर्त कॉलेज प्रोफेसर को निरूपित करता है, त्रिभुज शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ को निरूपित करता है, और आयत चिकित्सक विशेषज्ञ निरूपित करता है। अब इसमें प्रश्न बनना है, ये आरेख का कौन सा भाग उन कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है जो चिकित्सक वैज्ञानिक भी हैं। देखिए वर्त किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रोफेसर को, और त्रिभुज शल्य चिकित्सक को, और आयत चिकित्सक को। तो चिकित्सक वैज्ञानिक प्रोफेसर उस भाग में होंगे जो वर्त आयत दोनों हो किंतु त्रिभुज ना हो, वर्त और आयत दोनों हो लेकिन किंतु त्रिभुज ना हो। तो कौन सा होगा यहाँ पर, ये एक्स अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आरेख का कौन सा भाग उन शल्य चिकित्सकों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं किंतु प्रोफेसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्प में से एक अन्य भिन्न है, तो भिन्न कौन सा है यहाँ पर। देखिए हिंदी, उर्दू और मैथिली क्या है, सभी भाषाएं हैं, जबकि हिंदू क्या है, एक धर्म है। तोता, लोमड़ी, ऊंट, बिल्ली, तो इसमें तोता क्या है, अलग है। त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग, आयत, तो यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर स्पर्श रेखा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी 2 से 5 पूछे जा सकते हैं। यदि की सांकेतिक भाषा में डॉग को गोड लिखा जाता है, फोक को गोफ लिखा जाता है, तो मोब को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 को 3 2 1 में लिख दिया था, दोनों को ही क्या कर दिया, एक दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया है। तो मोब को क्या लिखा जाएगा, बॉम लिखा जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध हृदय का रक्त से है वही संबंध फेफड़े का किससे है। फेफड़े से क्या ले जाएगी, सांस ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कीजिए, BEIL। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान पर आपका आ जाएगा P। देखिए B और E के बीच में 3 अंकों का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 3 का, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन को छोटे संपूर्ण घनों से लाल रंग दिया जाता है, उसे 64 घनों में विभाजित करके अलग अलग किया जाता है। बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी सतह पर रंग नहीं होगा। तो जिनकी सतह पर रंग नहीं होगा तो n बराबर के जो यहाँ पर 64 घन है उनका क्यूबिक ले लेंगे। जैसे क्यूबिक लेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 निकल करके आ जाएगी, अर्थात बड़े घन में छोटे घनों की भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। केंद्रीय घनों की संख्या ऐसे घन जिन पर कोई रंग नहीं है, तो n माइनस का 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो n माइनस की 2 की पावर 3 का n की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस का 2 अर्थात 2 की पावर 3, अर्थात कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 8 आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शीशे में देखने से यह पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए हैं, तो सही समय बताइए। जैसे ही कोई शीशा लगा होगा और उसमें हमें कोई घड़ी देखनी होगी, तो जैसे हम शीशे में समय देखेंगे तो उसमें 12 से घटा करके हम उसका सही समय ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे इसने बोला कि 1:30 हो रहा है, तो 12 में से 1:30 घटा दी तो कितना होगा, 10:30 वास्तविक समय इसका निकल करके आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे, पहले चाबी होगी, चाबी से फिर ताला लगाएंगे, ताला लगाकर दरवाजा खोलेंगे और दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश करके स्विच को बंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी 2 से 3 आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स हफ्तों और एक्स दिनों में कुल कितने दिन होंगे। देखिए एक हफ्ते में कितने दिन हो, 7 दिन हो, तो उसने बोला एक्स हफ्ते, तो 7 हफ्तों में कितने होंगे, 7 एक्स हो जाएंगे, और एक एक्स ये रहा, तो 7 और 1 टोटल कितने हो गए एक्स, 8 एक्स होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत श्रृंखला का चयन कीजिए। तो गलत श्रृंखला का चयन करना, देखिए भाई 3 तिया 9 और 9 चौक 36 और 36 पंजे 180 यानी कि यहाँ पर जो 10 हो रहा है ना, 10 की जगह पे क्या आएगा, 9 आएगा, तभी तो सीरीज बनेगी 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, वरना तो ये सीरीज फुलफिल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़कियों में नेहा राधा से लंबी है परंतु अनु से छोटी है। नेहा क्या है, राधा से लंबी है परंतु अनु से छोटी है, राधा अंजू से छोटी है परंतु पूनम से लंबी है। बताइए 5 में सबसे छोटी कौन है। तो 5 में सबसे छोटी कौन है, यहाँ पर पूनम है। यहाँ पर देख लेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से 13वें और 14वें स्थान पर प्राप्त है। यदि कक्षा में कुल 39 छात्र है तो नीचे से दोनों के स्थान बताइए। देखिए 39 में से जैसे हम 13 माइनस करेंगे और +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27वां स्थान किसका निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर रवि का आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी पूछा जाता है बार बार।
प्रश्न आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक व्यक्ति 16 मीटर दक्षिण की ओर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, 5 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है तथा 7 मीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। यदि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है तो इस समय वह अपने स्थान से कितनी दूरी पर है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपसे कराया हुआ है, तो इतना ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कुट भाषा में ABCD को 2 4 6 8 लिखा जाता है। EFGH को 1 3 5 7 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में CAGE को क्या लिखा जाएगा? CAGE को क्या लिखा जाएगा? 62 51 लिखा जाएगा। सभी के कोड दे दी गई। ABCD का कोड 2 4 6 हो गया। इसी प्रकार से C का कोड कितना है यहाँ पर देख लेंगे। C का कोड कितना है यहाँ पर? 6 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा? 6 2 5 1 लिखा जाएगा। कुछ कपड़ा व्यवसाय लोहे का भी व्यापार करते हैं। R द्वारा लोहे के व्यापारियों, T द्वारा कपड़े के व्यवसायियों तथा S द्वारा सभी व्यापारियों को निरूपित किया गया है। तो इनके संबंध को दर्शाने के लिए उपयुक्त सबसे उपयुक्त आरेख कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लेना। तो कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर? क्या बोल रहा है उसने बोला R द्वारा लोहे के व्यापारियों, T द्वारा कपड़े के व्यापारियों तथा S द्वारा सभी व्यापारियों को निरूपित किया जाता है। तो S द्वारा सभी को निरूपित किया जाता है, तो S के द्वारा सभी व्यापारी ले जाएंगे और RS क्या है? दोनों के दोनों क्या है? व्यापारी हैं। ठीक है, तो इनके ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो बढ़ते हुए क्रम में जैसे लगाएंगे, जैसे दो आ गए, पहले 287 होगा, फिर उसके बाद 394, फिर 463, 512 बढ़ता हुआ क्रम। देखिए बढ़ता हुआ क्रम यदि आ गया है या इसने कुछ और दे रखा है? हाँ, बढ़ते हुए क्रम में ही दे रखा है इसने। तो 287, 394, 463, 512, 958। तो इनमें से क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? दूसरी संख्या है यार, इसका अंतिम अंक क्या है? 4 है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योगफल से कितने गुना है? वो अंकों के योग से दुगुना है। अंकों के योग से कितना है? 2 गुना है। तो गुणनफल कितना है? XY होगा। माना पहली संख्या क्या होगी? X, दूसरी क्या होगी? Y होगी। तो XY और अंकों के योग से कितना है? 2 गुना है, तो 2x प्लस का y। तो ऑप्शन से देख लेंगे, 18 ले लेंगे। पहले 18 को पहली संख्या क्या होगी? 6 मान लेंगे, दूसरी 3 मान लेंगे। 6 और 3 कितना हो गया? 6 या 18, तो 2 प्लस तो बराबर हो गया, तो इसलिए आंसर कितना हो गया? 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राकेश दक्षिण की तरफ 25 मीटर चला। इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे कराया गया है, आप इसको खुद से करेंगे, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। यदि 31 से 60 तक की सभी संख्याओं में से ऐसी सभी संख्याओं जो 3 से भाज्य अथवा 3 को अपने किसी एक अंक के रूप में रखती हैं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्या शेष बचेंगी? तो कितनी संख्या यहाँ पर शेष बचेंगी? 31 से 39 तक। 31 से 39 का अंतर कितना आ गया? 9, और 43 से 53 के बीच में 2 संख्याएं आ गई। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी बच गई? यहाँ पर 12 होगी। जो संबंध तंग और चौड़ा में है वही संबंध पतले का किससे है? पतला होगा तो क्या होगा? मोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो ABCD को क्या लिखा इसने? JKLM लिखा। तो JKLM को क्या लिखेंगे? तो दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है? ABCD के A के बीच, A और J के बीच में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। तो J के बाद में J में 9 जोड़ेंगे जैसी, तो क्या बच जाएगा? 19 हो जाएगा। J मतलब 10 और 9 कितना हो गया? 19। तो 19 पे कौन सा आता है? S। तो ऑप्शन क्या होगा? STUV। STUV ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 11:17। तो 19:11 के बाद अगली दूसरी अभाज्य संख्या क्या है? 17 है। तो उसी के बाद 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 29 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया ना तो घूम जाओगे भैया, इसलिए इसको ध्यान रख लेंगे। अभाज्य संख्या पूछ रखी है यहाँ पर। 3:10 समानुपात 5 कितना हो जाएगा? 3 3 और 1 10, तो 10 5 5 25 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 26 हो जाएगा। वर्क कर रखा है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। DDFE DFEE JJCR। तो DDFE को क्या लिखा है? DFEE अर्थात 1 2 3 4 1 3 4 4। तो JJCR को क्या लिखा है? JCRR। तो क्या लिखेंगे इसको? JCRR। इसके आधार पर लिख लेंगे बस। जीवन के बाद मृत्यु होती है तो आशा के बाद क्या होगा? निराशा होगी भाई। जीवन का विलोम शब्द मृत्यु है, तो आशा का निराशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। उचित क्रम में लगाना है भाई।
पहला आएगा लखनऊ, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर भारत, फिर संसार, फिर ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 121, 141, 159, तो यहाँ पर 14 का वर्ग हो जाएगा। 14 का वर्ग कितना है? 196 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा भाई, देख लेना इसको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर संख्या संयोजन संख्या में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2B, 4E, 8, 4C, 8E, 14H। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 22L आ जाएगा। देखिए 2 और 2 4, और 4 में फिर 4 जोड़े 8, 8 में फिर 6 जोड़े 14, और 14 में फिर 8 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा। और बी के बाद सी में फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर एल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे भाई। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 5, 18। तो 5 या 15 और 3 18, तो 18 या 54 और 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हैं। सरला चित्रा से ऊपर की ओर, पर डेजी से नीचे की ओर। विम्मी सरला और चित्रा के बीच में, डेजी अनु व सरला के मध्य बैठे। सबसे ऊपर कौन बैठे? तो सबसे ऊपर कौन बैठी है? अनु बैठी है। देख लेंगे इसको सोल्यूशन करके। एक व्यक्ति का आयु अपनी पत्नी की आयु से 4 गुना बड़ा है, और उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना के बराबर है। यदि आज से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु 16 वर्ष, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी? 16 होगी। तो इनके वर्तमान में कितनी आएगी? 16 माइनस के 4, 12 आ जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 12 चौक 48, और माता की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 44 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नीचे दिए गए विकल्प में से विषम विकल्प का चयन करना है। 16, 36 और 64। तो 16, 36 और 64 और 84 तो सभी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 84 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 65, 120, 58, 195। 65, 120 तथा 195 संख्या 5 से विभाज्य है, जबकि 58 5 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर 58 क्या हो गया? रोंग हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले 2 सम संख्याएं? तो जिनके तुरंत पहले 2 सम संख्या, सम संख्याएं मतलब वो होंगे जो 2 से विभाजित होंगे, और दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। जैसे 4 और 2 दोनों क्या है? विषम संख्या, दोनों क्या है? सम संख्याएं हैं। और 3 से पहले भी 4 और 2 है। तो ऐसी कितनी संख्या है? यहाँ पर केवल 2 ही संख्याएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला 1050, 210, 42 श्रृंखला के समतुल्य है? तो कौन से? यहाँ पर 75, 15 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष 3 युग्मों से भिन्न है? तो शेष 3 युग्मों से भिन्न युग्म कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 14 और 24 है, जबकि तीनों के तीनों क्या है? सेम है। देखिए 8 और 3 11, 5 8 और 5 13, और 8 8 16। जबकि यहाँ पर क्या पढ़ना है? 24 और 14। तो 14 और 10 कितना हो गया? 24 हो गया। जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरी माँ की आयु कितनी? 23 वर्ष थी। उसके 6 वर्ष बाद मेरी बहन का जन्म हुआ, उस समय मेरे पिता की आयु 34 वर्ष थी। मेरे माता पिता की आयु, देखिए माँ की उम्र कितनी? 23 थी, तो 6 वर्ष बाद माँ की आयु 29 वर्ष होगी। तो पिता की आयु कितनी, उम्र कितनी है? 34। तो पिता और माता की उम्र का अंतर कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया। आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है। देखिए 121 में से 48 जाएंगे, 121 में से 48 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर ये 73 बच जाएगा। उसी प्रकार 225 में से 66 जाएंगे तो 159 बच जाएगा। और यदि 169 में 77 जाएंगे तो 192 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, और गुणा का अर्थ भाग हो तो भाग का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित में संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सुनो, चिन्हों को परिवर्तित कर लेंगे। चिन्हों को परिवर्तन करने के बाद में बोडोमास का नियम लगा देंगे। बोडोमास का नियम क्या है? पहले भाग है तो 3/2, 3 भाग 2 गुणा 4 प्लस 2 माइनस के 2। तो 3/2 को, तो 2 को 2 से काटेंगे, 4 को तो 2 दूनी 4 दें, 3 गुणा 2 प्लस 2 माइनस के 9 बराबर 8। तो 3 दूनी 6 और 2 8 में से 9 गया, कितना? माइनस का आएगा। इनके ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और कल जो आपका एग्जाम होगा उसमें 50 से 60% क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। इससे नहीं, इससे ज़रूर मिलेंगे। और यदि किसी कारणवश इससे पूरा पेपर मैच भी ना होता तो इससे संबंधित क्वेश्चन तो आपको 70% मिलेंगे ही मिलेंगे।
जिस प्रकार के प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं उससे संबंधित तकरीबन 70% प्रश्न आपको इससे मिलेंगे। तो कृपया करके संपूर्ण वीडियो को देखें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करने का कमेंट करें। धन्यवाद।